बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज एक अहम स्टोरी पर बात करने जा रहे हैं और स्टोरी है चीन की जानिब से मुबैना तौर पर सऊदी अरब को एटमी टेक्नोलॉजी फ़राहम करने की। और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के फ़ॉरेन अफेयर्स को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। आज की जो स्टोरी है ये जुड़ी है वज़ारत ख़ारजा, चीन की वज़ारत ख़ारजा में जो अभी रिसेंट ब्रीफिंग हुई है। इसमें अल जज़ीरा के एक सहाफ़ी की जानिब से चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से सवाल पूछा गया है कि चीन की जानिब से मुबैना तौर पर सऊदी अरब को एटमी टेक्नोलॉजी जो मुहैया की जा रही है, वहाँ पर एटमी टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है, येलो केक की मिल है, उस हवाले से इसराइल और अमेरिका को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने क्या बयान दिया है, इस पर बात करेंगे। अमेरिका की जो मीडिया है, अमेरिकन मीडिया और मगरबी मीडिया, उस पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कई आर्टिकल्स और स्टोरीज़ आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि सहराए अल उला है जो कि मगरिब में जो कि सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में है, वहाँ पर वहाँ के रेगिस्तानों में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे काम हो रहा है और चीनी टेक्नीशियन इस पर काम कर रहे हैं और मुबैना तौर पर खुफिया तरीके से ये एटमी टेक्नोलॉजी चीन की मदद से वहाँ पर मुंतकिल की जा रही है। उसको ये इसमें चीन फैसिलिटेट कर रहा है। ये सारा मामला क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये क्यों अमरीकी और मगरबी मीडिया को अचानक तशवीश लाहक हो गई है, और इस हवाले से जो अमरीकी कांग्रेस के तीन जो अरकान हैं, वहाँ की जो फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटीज़ हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने माइक पोम्पियो साहब को ख़त भी लिखा है और इस ख़त में उन्होंने कहा है कि इस हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया वाज़े करे कि अमरीका का इस पर क्या मौक़िफ़ है, अमरीका क्यों नहीं इस पर खुल के बात कर रहा। और अब चीन की वज़ारत ख़ारजा से जब यह सवाल हो गया है तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, ये मामला अचानक सामने क्यों आ रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि ये कहा जाता है कि सऊदी अरब में जो मिसाइल और जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की जानिब से, चूँकि हम सुनते आ रहे हैं और इस हवाले से हालिया खबरें भी आई कि वहाँ से विड्रॉल भी हुई, वहाँ से जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये सारी डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़ी है? क्या चीन उस विड्रॉल के बाद वहाँ पर अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस एटमी और या मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से सऊदी अरब में? देखिए वड़ाई साहब, आप माशाल्लाह बड़ी दबंग आवाज़ में जो है वो गुफ्तगू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पिच को जो है किसी हद तक मैच कर सकूं। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो पहली बात यह कि जो आलमी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और जब खबरें आ रही होती हैं, उन खबरों के पीछे एक बड़ा एक पस मंज़र होता है, और अगर आप उस मंजरनामे को देखें तो आपको वाज़े होता है कि ये सारी डेवलपमेंट्स किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं और उनकी वजह से आज हम ये सिचुएशन देख रहे हैं। देखें, जो अगर तो बात है न्यूक्लियर ताउन की, न्यूक्लियर ताउन जो है वो दुनिया में बहुत सारे ममालिक का एक दूसरे के साथ होता है। भारत और अमेरिका की सिविल न्यूक्लियर डील है, पाकिस्तान और चीन का न्यूक्लियर ताउन है, ये सिविल न्यूक्लियर ताउन है जो एनर्जी की ज़रूरियात और दीगर। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा जो इसका दुरुस्त इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल, उसके लिए एक बॉडी मौजूद है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वियना में, ऑस्ट्रिया में उसके हेडक्वार्टर्स हैं, उसके सेफ गार्ड्स हैं, उसकी टीम है, उसकी इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो दौरा करती हैं, जो ऐसी फैसिलिटीज़ को देखते हैं और ये फैसला करते हैं कि ये ताउन जो इनके दरमियान चल रहा है ये दुरुस्त है या नहीं। और कोई भी दो ममालिक जब इस हवाले से अपना कोई ताउन बढ़ाते हैं तो उसकी बाकायदा उस हेडक्वार्टर्स में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसी तरीके से जैसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, जिस तरीके से जो हयातियाती हथियारों के या उसके हवाले से है वो हेग में है। तो ये सारा जो ताउन है ना, इसके लिए ये जो शोर क्यों मच रहा है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। देखें, जो सऊदी अरब के ऊपर डिपेंडेंस थी ऑयल के हवाले से अमेरिका की, अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया का जो भी बड़ा मुल्क होगा जिसकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा होंगी और वो अपनी एनर्जी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता तो वो मुख्तलिफ ममालिक पर डिपेंडेंट होता है। तो हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहा है अमेरिका। ठीक है। अमेरिका की जो ज़रूरियात हैं उसको कवर अप किया है गुज़श्ता कुछ अरसे में शेल इंडस्ट्री ने। शेल इंडस्ट्री जो है, अमेरिकन शेल मार्केट, उसने इंडस्ट्री आ गया, शेल मार्केट जो है उसने बहुत ग्रो किया है। ठीक है। उस
की वजह से अब ये अंदाज़ा है, एक मोहतात अंदाज़ा है कि लगभग 50 साल तक अमेरिका की एनर्जी ज़रूरियात उसकी शेल जो इंडस्ट्री है, जो शेल मार्केट है, उससे पूरी होंगी। तो अमेरिका की डिपेंडेंस जो है वो कम हुई। इसी दौरान एक और जो है वो डेवलपमेंट साइड बाय साइड चल रही है कि वेनेजुएला, उसके जो सदर हैं निकोलस मेडुरो, उनकी जो रिजीम है उसको अमेरिका जो है चाहता है कि वो ना रहे। अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे तब्दीली आए, उसके ऊपर लगाई हैं सैंक्शंस। वेनेजुएला एक बहुत बड़ी ऑयल यानी कि एनर्जी रिच कंट्री है, लेकिन उन सैंक्शंस की वजह से वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल भी नहीं रहे। उनको सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका के नज़र आता है कि उसके मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, रशिया है, ईरान है, वो वेनेजुएला की सपोर्ट करना शुरू करते हैं। आप ईरान ने फ्लोटेलाज भेजे, जो रशियन कंपनी है ऑयल जाइंट है रॉसनेफ्ट, उसने जो है वो ऑयल की तरसील की। अमेरिका ने रॉसनेफ्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी। ये बैकड्रॉप था जिस वक्त कोरोना वायरस ने इस दुनिया को जकड़ा। कोरोना वायरस जब दुनिया को जकड़ा तो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड हो गई कम। क्योंकि आपके जहाज नहीं उड़ रहे, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। इंटरस्टेट ट्रैवल, इंटर कंट्री ट्रैवल, इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इंडस्ट्री बंद पड़ी है। उस वक्त ये दूसरा सिनेरियो आया। इसके बैकड्रॉप में एक तीसरा सिनेरियो क्या है कि रशिया और सऊदी अरेबिया, उनकी एक अलहदा से ऑयल प्राइस की वॉर रही है। 2015, 16, 17 का दौर देख लें और अब जो हुआ है वो मैं उसको आपको बताता हूं कि जिस वक्त ये ओपेक है, एक तंजीम जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की है, प्लस रशिया, ये बेसिकली पूरी दुनिया में तेल की प्रोडक्शन और उसकी कीमत के तयन करते हैं कि कितना ऑयल की ज़रूरत है, कितना प्रोड्यूस होगा और आलमी मंडी में तेल की कीमत क्या होगी। और ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उसी एतबार से कि जिस एतबार से तरसील चाहिए, और उसकी ऑयल प्राइस जो है वो उस हिसाब से कंट्रोल होती है। उस वॉर में बेसिकली सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसकी एक मोनोपोली, उसकी एक इजारादारी हो, क्योंकि नेचुरली सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उस सारी सूरत हाल में जब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में ऑयल की डिमांड कम हुई, सऊदी अरेबिया और ओपेक ने रशिया के सामने मुतालबा रखा कि आप ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो 5 लाख बैरल पर डे ड्रॉप कर दें, कम कर दें, ताकि दुनिया में जो कम तेल प्रोड्यूस हो और डिमांड के हिसाब से मौजूद हो, तो उसकी जो बेसिकली प्राइसिंग है वो मेंटेन रहे। अब रशिया क्योंकि उसकी रॉसनेफ्ट को पाबंदियां लगाई हुई थी, तो अमेरिकन शेल इंडस्ट्री को, अमेरिकन शेल मार्केट को नुकसान पहुंचाने का रशिया के पास ये नादिर मौका था। उन्होंने ना की, सऊदी अरेबिया भी अड़ गया। फिर सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम भी ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। इन दोनों ने ऑयल की प्रोडक्शन जब बढ़ाई अपनी एक दूसरे के साथ टसल में, उसके बैक एंड पे मैंने आपको बता दिया क्या स्टोरीज चल रही थी। जब इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई तो पूरी दुनिया में जो है ऑयल बहुतात में हो गया और कीमत हो गई कम। अमेरिकन ऑयल मार्केट क्रैश कर गई, जिस तरह कहते हैं ना, और वहां पर जो इंपोर्ट है वो शुरू हो गई कि बाहर सस्ता है ऑयल, वहां से लें। अब ये जो अमेरिकन बेसिकली कंसर्न्स थे सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब ने ये क्यों ऑयल प्राइस वॉर शुरू की, उसके बाद 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए, एक वापस ले लिया गया, फिर 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए। उस बिल्स में ये कहा गया कि क्योंकि सऊदी अरब ये सब कुछ कर रहा है, बैक एंड पे यही थी स्टोरी, इस वजह से हम सऊदी अरब के साथ अपना डिफेंस ताउन जो है उसको कम करें। जो हमारे पैट्रियट मिसाइल और दूसरे जो उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं उनको निकाला जाए और अपने फौजियों को वहाँ से विड्रॉ किया जाए। उस सारी सूरत हाल में जो अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉल है वहाँ से, जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम का विड्रॉल है, जब वो सारी फैसिलिटी, वो जो सारा मामला हुआ, उसमें आप देखें जो सऊदी अरब के जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो ईरान हो, किसी और मुल्क के हवाले से हो, अरामको के ऊपर जो 2019 में हमला हुआ, उसके बाद तो और ज़्यादा उनकी जो है वो इस हवाले से, और हौसीज़ के हवाले से, यमन के हवाले से उनके अपनी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। उस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब को तो चाहिए ना फिर कोई ना कोई तो उसके साथ कोऑपरेट करे डिफेंस की फील्ड में, दूसरी फील्ड्स में। अब ये एक नॉर्मल चीज़ चल रही थी, लेकिन अब जब आप सऊदी अरब से ताउन कम करेंगे तो उसका गैप कौन फिल करेगा? नेचुरली जो मुल्क अमेरिका नाराज़ करता जा रहा है उसका गैप चाइना फिल करता जा रहा है। मैंने इस हवाले से अपने चैनल के ऊपर भी एक वीडियो की थी कि
कौन चाइना की क्या प्रेफरेंस होगी कि कौन सदर बने। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि सदर शी जिनपिंग चाहते हैं कि ट्रंप दोबारा सदर बन जाए। क्यों सदर दोबारा बन जाए? क्योंकि ट्रंप ने बेसिकली एक पॉलिसी दी जो अमेरिका के लिए तो फायदेमंद रही, अमेरिका फर्स्ट। उसमें उन्होंने नए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करवाए और जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस था उसके दोस्त ममालिक को, जिससे वो फायदा उठाते थे, नाराज कर दिया। वो थोड़ा सा ना उनके लिए, जिस तरह कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं अमेरिका के। इवन ये थोड़ा बहुत ऑफेंड हुए कि अमेरिका ने हमारा जो एक्सेस है हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो एक बाकायदा चाइना के लिए मार्केट वहाँ क्रिएट हो रही है जहाँ जहाँ अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस जिन मुल्कों से कम हो रहे हैं, इवन यूरोप के साथ, तो चाइना के लिए वो मार्केट क्रिएट हो रही है। अब अमेरिका एक तरफ किसी को बुली भी करता है, नुकसान भी पहुंचाना चाहता है, और ये भी नहीं चाहता कि रशिया उनकी जगह ले ले। तो बाकायदा एक बिल्डअप है जो सऊदी अरेबिया है उसके लिए जेन्युइन, अगर कोई अमेरिका के साथ अगर ताउन कम होता है, अगरचे ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। अब ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस। अमेरिका अभी भी ये समझा जाता है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका सबसे बड़ा सपोर्टर जो है अमेरिकी इंतजामिया के उनके साथ बड़े शाही खानदान के बड़े। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वो साथ साथ चलती रहती है, और अमेरिका का जो स्टाइल है ऑपरेट करने का पूरी दुनिया में वो इसी तरह का है। तो वो सऊदी अरब को ये भी नहीं चाहते कि वो ज़्यादा कोजी अप करे, ज़्यादा उसकी वार्मथ हो रिलेशनशिप में चाइना के साथ, क्योंकि इवेंचुअली अगर चाइना वहाँ पर ये मुख्तलिफ बिट्स एंड पीसेस में है, आप सऊदी अरब के ऊपर एटमी उसके हवाले से क्वेश्चन मार्क जब लगा देंगे और पूरी दुनिया में अगर आवाज़ें इस पर उठने लग जाती हैं, आप इंटरनेशनल लॉबिंग खबरें लगा के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और फिर उसका एक फर्दर जो बेसिकली स्टेप होता है वो होता है कि आप फिर उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें, सैंक्शंस लगा दें। अब अगर सऊदी अरब के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैम, दिस इज जस्ट अ थियरी, बट अगेन बट बात यह कि आप माहौल ऐसा बना देते हैं जहां पर आप आर्म ट्विस्टिंग करके किसी मुल्क को अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर देते हैं। तो अमेरिका जो है वो इस तरह का करता है, ये खबरें लगेंगी, एतराज़ात उठेंगे, एक ऐसा माहौल बनेगा और आप कहेंगे कि ये तो जनाब पूरी दुनिया को ख़तरा है। चीन और सऊदी अरब के ताबून से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की क्या कहानी थी इराक में, अलकायदा की कितनी प्रेजेंस थी, झूठी निकली खबर ही, वो झूठी निकली। हाँ, तो वो आप पूरी वहां पर ढूंढते रह गए कि बड़ी तबाही, बड़े पैमाने पर तबाही पहनाने वाले खतरनाक हथियार जो। लेकिन नकवी साहब, चीन से जब ये सवाल हुआ चीनी वजारत खारजा से, तो उन्होंने कहा कि ये गैर ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका और इसराइल के, और उन्होंने कहा कि ये पुरअमन इस्तेमाल के लिए चीन जो है ये जो सिविल न्यूक्लियर ये जो ताउन होता है इस पे काम कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो इस पे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब और चीन की जो एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, दोनों मुल्कों के एनर्जी के हवाले से बाहमी ताल्लुकात भी हैं, इस हवाले से जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कंसर्न जो हैं उन्होंने इन्हें बेबुनियाद करार दिया है। तो इससे नकवी साहब वहाँ पर तो मुख्तलिफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम तो हो रहा है, और चीन ने भी इस हवाले से कहा है कि पुरअमन इस्तेमाल के लिए, और जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ये इन ममालिक के आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, तो इसको ये रंग दिया जाना वो अपनी जगह, लेकिन क्या सऊदी अरब को अपनी दिफाई ज़रूरियात भी तो पूरी करनी है। तो ऐसे में दूसरी जानिब ईरान ने भी, जब ट्रंप ने वो जो मुआहिदा हुआ था ईरान के साथ, उसमें से अमेरिका को निकाल लिया, उसके बाद फिर अब ईरान ने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो सऊदी अरब जो है, अगर इसको MBS कह चुके हैं 2018 में कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करेगा तो फिर हमें भी इस हवाले से काम करना पड़ेगा। तो इसमें फिर कोई जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान का था, जिससे पुल आउट किया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो साइन किया था P5+1 का, उस मुआहदे को से विड्रॉ किया ट्रंप ने। उसके बाद आपने देखा कि ये डेवलपमेंट हुई है कि ईरान और चाइना के दरमियान $400 अरब का जो मुजव्वज़ा डील है जो होनी है, जिसके बदले में 25 साल तक हैवीली डिस्काउंटेड रेट पर ईरान ने चाइना को तेल की फराहमी करनी है। सऊदी अरब की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि अमेरिका का एक मसला और है, वो
बेसिकली जिस तरह चौधरी होता है ना किसी, वो कहता है कि आई शुड बी इन द नो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मुझे पता होना चाहिए, मुझसे पूछ के होना चाहिए, जहां पर उसे लगता है कि इस पार्टनरशिप में एक ग्रे एरिया जिसका मुझे नहीं पता, वहां पर फिर वो इस किस्म की चीजें शुरू करता है। आप खबरें लगाएंगे, प्रेशर बिल्ड होगा, सऊदीज भागेंगे, जाके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करेंगे, वो कहेंगे अच्छा हमें बताएं आप असल में कर क्या रहे हैं, फिर आप हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा अच्छा आप ये ना करें, इस तरह कर लें, चाइना के साथ ताउन को इतना ना बढ़ाएं। ये ऑपरेट करने का स्टाइल होता है। ये जो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये साइड बाय साइड, लेयर दर लेयर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और उसमें एक पॉइंट आता है कि पता चलता है कि असल में मकसद ये था, सारे उसके जो इर्द गिर्द होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो उस एक पॉइंट के ऊपर मैंने दसिया नहीं और डायरेक्ट हो गए तुसी। बिल्कुल, ये तो बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, बड़े ही दिलचस्प अंदाज में आपने इसका सारा बैकग्राउंड भी बताया। और अब चूँकि ये मामला मुख्तलिफ आर्टिकल्स और न्यूज़ में शाया होने के बाद बिल आखिर चीन से आज ये सवाल पूछ लिया गया, आने वाले दिनों में भी इस पर कई इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स होने के इम्कानात हैं। इस हवाले से कई सवालात मुख्तलिफ फोरम्स पर शायद उठें, जिस तरह कि ईसा नकवी साहब ने बताया। अदील वड़ाइच और ईसा नकवी को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।